वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम फिर से अपना दूसरा जो करंट अफेयर्स नवंबर का करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और देखेंगे, उसके बाद नवंबर की करंट अफेयर्स को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहां पे हम देखते हैं जिसका नाम है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाम सुना होगा आपने। 103वां संविधान संशोधन कब आया? 2019 में। 103वां संविधान संशोधन चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस अभी कुछ समय पहले नवंबर में ही सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी इसकी सुनवाई के लिए, उसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर दिया है, वैलिड बता दिया है, वैलिड करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की जो संवैधानिक पीठ बैठी थी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए उसने इस 103वें संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दे दिया है। इसीलिए फिर से चर्चा में आ गया है। पॉलिटी का इशू है, लेकिन इसको करंट अफेयर के साथ साथ इसकी बहुत सारे डायमेंशंस को पॉलिटी में मैं कवर करूंगा आज की क्लास में। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, 103वां संविधान संशोधन कब आया? 2019 में आया। कब आया भैया बच्चों? 2019 में आया। किससे संबंधित था? 10% रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर श्रेणी वर्ग में जो जनरल कैटेगरी के जो सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, ओबीसी और एससी एसटी नहीं, जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 10% के आरक्षण को प्रोवाइड किया था, प्रदान किया था। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 जो ये कहता है कि ईडब्ल्यू हर एक जो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में आएगा उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थाओं में और गवर्नमेंट जॉब्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है? 5 सदस्यों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको अप्रूव कर दिया 3-2 की मेजोरिटी से। मतलब 3 सदस्य जो थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, संवैधानिक बेंच के, वो इस अमेंडमेंट के पक्ष में थे और 2 सदस्यों ने इसको क्या किया, अपोज किया। लेकिन मेजोरिटी से पास हो गया तो 103वां संविधान संशोधन वैलिड करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो एक तो आर्टिकल है, आप बात करेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक फंडामेंटल राइट है, जो क्या कहता है, राइट टू इक्विटी। ये कहता है भैया समता का अधिकार, मतलब सभी लोग समान हैं, किसी के साथ राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राइट टू इक्विटी में 2 पार्ट हैं, आपको पता होगा। राइट टू इक्विटी आर्टिकल 14 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, विधि के समक्ष समानता। और दूसरा है भैया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधियों का समान संरक्षण। इन 2 पार्ट्स में बांटा जाता है राइट टू इक्विटी को, समता के अधिकार। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है सरकार के सामने, कानून के सामने, देश की जो नीति है, जो कानून है, उनके सामने हर एक व्यक्ति, देश का एवरी सिटीजन समान है।
उसको समान रूप से इक्वल ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो एक नेगेटिव अप्रोच पे बेस्ड है, नकारात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। क्योंकि भैया सबके साथ अगर समान बर्ताव कर दोगे तो गरीब और अमीर के बीच में अगर समान बर्ताव हो जाएगा तो ये नेगेटिव अप्रोच है। क्योंकि गरीब को पहले अमीर के बराबर में समान अधिकार दोगे तभी तो दोनों के बीच में इक्वल कंपटीशन हो पाएगा या इक्वल ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसीलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव अप्रोच पे बेस्ड है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे पॉलिटी की तो उसमें लिखा होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, नेगेटिव अप्रोच पे बेस्ड है, नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। क्योंकि ये कहता है सभी समान है कानून के सामने, सरकार के सामने। लेकिन ये क्या कहता है, दूसरा पार्ट भी है इसमें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव अप्रोच पे बेस्ड है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण पर बेस्ड है, जो क्या कहता है, विधियों का समान संरक्षण, मतलब समान व्यक्ति के साथ ही समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। समान वर्ग के समान स्टेटस वाले लोगों को ही समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, असमान स्टेटस वाले लोगों को एक समान ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब इसी वाले प्रोविजन से निकलता है रिजर्वेशन का प्रोविजन, आरक्षण का प्रोविजन। जैसे आपने एक बॉडी सुनी होगी नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस सालसा स्टेट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी और डालसा डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी। ये जो वंचित वर्ग है देश का, डिप्रेस्ड क्लास है, गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है जिसमें गरीब आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, है ना, LGBTQ समुदाय, ये जितने भी भारत का वंचित वर्ग है उसके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। तो भारत के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जहां पे पीड़ित व्यक्ति है, जो वंचित वर्ग का व्यक्ति है, जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसके लिए सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रदान करती है। अगर ये नहीं होता तो वो व्यक्ति जो एक्यूज है, आरोपी है, वो कहता कि मेरे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, सरकार उसको फ्री में पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील प्रोवाइड करा देती है और मुझे क्या करना पड़ता है, अपना वकील। लेकिन नहीं, ये नहीं है, इसके साथ ये भी, गरीब व्यक्ति जो वकील हायर नहीं कर सकता उसके लिए सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। गरीब व्यक्ति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उसको रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जाएगा, इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, इसीलिए आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 का क्या है, एक्सपेंशन है और इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो भारत के डिप्रेस्ड क्लास हैं, वंचित वर्ग हैं, जो भारत का वंचित वर्ग है, मैंने अभी जो नाम लिया, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EWS, है ना, फिजिकली हैंडीकैप, चिल्ड्रंस, वुमेन, महिलाएं, ओल्ड एज सिटीजन्स, बुजुर्ग लोग, LGBTQ समुदाय, ये सब वंचित वर्ग हैं। तो इसमें आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि वंचित वर्गों के लिए सरकार कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है, कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, जिसे आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी से निकला है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वंचित वर्गों के लिए सरकार क्या बनाती है, कुछ स्पेशल पॉलिसीज बनाती है, स्पेशल कुछ नियम कानून बनाती है, उसको क्या नहीं माना जाता है, उसको आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाता। अच्छा, एक चीज और है, एक पॉलिटी में बहुत फेमस क्वेश्चन है, गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, सुनहरा त्रिकोण, कौन से फंडामेंटल राइट्स को, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी मुद्दे पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, संवैधानिकता को चेक करता है तो इस त्रिकोण को देखता है।
आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्लियर है भाई? अब वापस आते हैं तो भैया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, पहला संविधान संशोधन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मेरा पढ़ाने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको करंट के साथ स्टैटिक भी कंप्लीट कराऊंगा। पहला संविधान संशोधन कब आया आपको पता होगा, 1951। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी के जो लोग हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं था। कब डाला गया वो? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 15 में ये लिख दिया गया कि जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदाय के कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए जो क्या है, सोशली और एजुकेशनली वो बैकवर्ड है। ध्यान रखना है ये वर्ड, सामाजिक रूप से पिछड़े और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। मतलब सरकार ने ये डाला आर्टिकल 51 में कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनके लिए सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। मतलब उनके लिए विशेष प्रावधान का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन आरक्षण दिया जा सकता है। और इसी आधार पर पहले संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी को, एससी को 15% का और एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन दे दिया गया। क्लियर है? अब बात आती है, ये तो समझ में आ गया पहला संविधान संशोधन। यहीं पे मैं अगर बात करूं 1990 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक कमीशन बना था, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मंडल कमीशन का संबंध किससे है? 1979 में बना था। इसका संबंध है ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी आरक्षण से, अदर बैकवर्ड क्लास के आरक्षण से, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। बीपी सिंह ने 1990 में क्या किया, आरक्षण का दांव खेला और 2 कैटेगरी में आरक्षण को दे दिया। 27% जो रिजर्वेशन दिया बीपी सिंह जी ने, मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया और ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया। और 10% का इन्होंने भी आरक्षण दिया था ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, जिन्हें अभी दिया गया 103 में संविधान संशोधन के द्वारा। उन्हें बीपी सिंह जी की सरकार ने भी एक आदेश के द्वारा, एक गजट नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर के द्वारा दिया था। लेकिन भैया अब इसको चैलेंज किया गया, कहां पर? तो बहुत फेमस केस है, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलिटी में, इंदिरा शाहानी केस, इंदिरा शाहानी बाद 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को रिजेक्ट कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा, अभी जो मैंने दिखाया था, देखो पीछे, पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को आरक्षण का प्रावधान है, केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को आरक्षण का प्रावधान है। कहीं भी इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नहीं लिखा है, आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है।
इसीलिए सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहां जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं। इसीलिए 1992 में ईडब्ल्यूएस को रिजेक्ट कर दिया और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड मानते हुए 27% का आरक्षण दे दिया। भैया कितना हो गया? 15% एससी का आरक्षण हो गया, 7.5% एसटी का हो गया और 27% ओबीसी का हो गया। टोटल हो गया कितना? 49.5%। और इसी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम 50% आरक्षण की एक कट ऑफ लिमिट लगा दी। कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता आरक्षण। क्वेश्चन यही पूछता है किस केस में 50% की रिजर्वेशन की कट ऑफ लिमिट लगाई थी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी केस। तो अभी तो दो जज जिन्होंने अपोज किया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, उन्होंने इसी आधार पर किया क्योंकि आरक्षण 50% से ज्यादा हो गया। 49% था, 10% दिया गया तो कितना हो गया? 59.5%। तो देखो भैया सरकार ने किया क्या? सरकार ने यह किया कि 2019 में सरकार ने 103वां संविधान संशोधन लाया। अब वापस आ जाओ अपनी स्लाइड पे। वापस आते हैं अपने वापस उस टॉपिक पे। ये अब सरकार ने क्या किया? 103वां संविधान संशोधन लेके आई सरकार और आर्टिकल 15 और देखो कौन सा आर्टिकल जोड़ा है? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 इसको जोड़ दिया गया। और जहां लिखा था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को, वहां पर सरकार ने, पार्लियामेंट ने क्या जोड़ दिया? सोशली एजुकेशनली प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जोड़ दिया वहां। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को भी आरक्षण दिया जा सकता है, यह संविधान में जोड़ दिया गया आर्टिकल 15(6) में। अब जब चैलेंज किया गया इसको सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया संविधान में तो ये लिखा हुआ है। इसी को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दे दिया। तो ये था पूरा आरक्षण का मामला, जिसमें हमने सारे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को कवर किया। क्लियर है भाई? अब बात आता है, अगला टॉपिक है सीबीडीसी। कौन सा टॉपिक है भैया? सीबीडीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है। इकोनॉमी में मैंने इसको पढ़ाया भी है, जो आपका क्रैश कोर्स है इकोनॉमी का, जीएस का मॉड्यूल है जो इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने आपको सीबीडीसी के बारे में पूरा पढ़ाया, पूरी प्रॉपर्टीज बताई है इसकी। सीबीडीसी और ई रुपया, इसका नाम सीबीडीसी भी और ई रुपया भी क्या है? आरबीआई के द्वारा जारी की गई भारत की पहली डिजिटल करेंसी है। इसका फुल नाम क्या है? क्वेश्चन आपसे फुल नाम पूछ सकता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। पूरा नाम क्या है भैया? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्लियर है भाई? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखो मैं समझा देता हूं इसको आपको। सीबीडीसी, जिसको दूसरा नाम दिया गया ई रुपी, ये भारत की पहली क्या है? इंडियाज फर्स्ट डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। अभी हमारे पास जो भी नोट कॉइन्स होते हैं वो फिजिकल करेंसी है, भौतिक करेंसी है, और ये भारत की पहली वर्चुअल या डिजिटल करेंसी, जिसको किसने जारी किया है? आरबीआई ने। तो आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, बताया था कि लीगल टेंडर क्या होता है, वैधानिक मुद्रा क्या होती है इकोनॉमिक्स में। तो लीगल टेंडर का मतलब कोई भी ऐसी करेंसी जिसको सरकार या आरबीआई ने जारी किया है, भैया सीबीडीसी क्या होगी? एक लीगल टेंडर होगी। अगर क्वेश्चन पूछेगा सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है, बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने जारी की है, मतलब आरबीआई ने जारी की है,
इसलिए इसके पास लीगल पावर है, इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता, लीगल टेंडर। अब बात आती है क्या सीबीडीसी एक क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी क्या होती है, डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। क्या ये क्रिप्टो करेंसी है? तो ध्यान देंगे ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? देखो क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है। थोड़ा टेक्नोलॉजी के पार्ट में आ जाते हैं। मैंने बोला सारे टॉपिक्स का आपको बताऊंगा मैं, चाहे साइंस हो चाहे कुछ भी हो। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था पे काम करती है ये। मतलब क्रिप्टो करेंसी एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, हजारों क्रिप्टो करेंसीज बन रही हैं। क्रिप्टो करेंसी में किसी भी व्यक्ति के पास, किसी संस्था के पास उस क्रिप्टो करेंसी का कोई सेंट्रल कमांडिंग अथॉरिटी नहीं होता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ब्लॉक में क्रिप्टो, एक ब्लॉक मतलब एक क्रिप्टो, और ब्लॉक्स में सारे चेन के थ्रू जुड़े होते हैं। जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बनाया है उसका भी कंट्रोल नहीं है बिटकॉइन पे। जितने बना दिए उतने ही हो सकते हैं, ना तो उसे कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम, किसी का भी सेंट्रल कमांडिंग अथॉरिटी नहीं है, मतलब कोई कमांड नहीं कर सकता बिटकॉइन पे, कंट्रोल नहीं कर सकता। जितने उस चेन में जुड़े हैं सबके पास बराबर पावर्स है। जबकि ये कैसी है भैया, सीबीडीसी एक सेंट्रली कमांडिंग करेंसी है, सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका सेंट्रल कमांडिंग अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। कितनी जारी करना है, कम जारी करना है, कब ज्यादा जारी करना है, बढ़ाना है, क्या करना है, सब आरबीआई डिसाइड करना है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी नहीं है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि सरकार ने थोड़ी जारी किया है। इसका कोई अकाउंट थोड़ी नहीं खोल सकते हो बैंक में। इसके द्वारा ट्रांजैक्शन में लेन देन कोई बाध्यकारी थोड़ी नहीं है, कोई भी मना कर सकता। ट्रांजैक्शन वही लोग करते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इस बार आपने इकोनॉमिक्स में बजट में पढ़ाया है, सरकार ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने पर 30% का कैपिटल गेन टैक्स लगाया इस बार के बजट में, बजट 2022-23। क्लियर है? अगला, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू फ्लेक्सिबल होती है, मतलब घटती बढ़ती रहती है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से। जबकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड वैल्यू होगी। एक सीबीडीसी बराबर 1 रुपए। आप अकाउंट खुलवाओगे, आप कागज रुपया दे दोगे, मान लो 1 लाख का कैश दे दिया बैंक में, डिपॉजिट कर दिया, और आपको 1 लाख सीबीडीसी दे देगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खुल जाएगा, ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा, डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। आप उससे दूसरे, आपने जो भी सामान लेना है, सामने वाले का डिजिटल अकाउंट है, सीबीडीसी अकाउंट है, वहां आप ट्रांसफर कर दो। और तो और इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होगी, जबकि क्रिप्टो में इंटरनेट की जरूरत होती है। तो जब इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी इसमें ट्रांजैक्शन में, तो साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता, साइबर अटैक नहीं हो सकता, साइबर फ्रॉड नहीं होगा, उसका खतरा खत्म हो जाएगा। है तो ये वैसे जैसे आजकल फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पेटीएम है, लेकिन बस डिफरेंस ये वो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, ये आरबीआई का, ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा, साइबर अटैक का खतरा नहीं होगा। आराम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ट्रांजैक्शन कर सकता है डिजिटली। तो आगे आने वाले 10-20 साल में हो सकता है कैशलेस इकोनॉमी क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, कैश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा देश से, डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, टैक्स चोरी रुकेगी, टैक्सेशन बढ़ेगा, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन अकाउंट से होगा। बैंकों को कैश का होल्ड नहीं करना पड़ेगा, मैनेज नहीं करना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत होती है, कभी बैंक में सुना होगा आपने, कोई चोरी हो गई, कैश चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, सब डिजिटल मीडियम में होगा सब कुछ। क्लियर है? आपको कैश कैरी करके नहीं चलना है, तो आपका कैश कभी चोरी हो जाना, वॉलेट चोरी हो जाना, ये सब समस्याएं से मुक्त हो जाओगे। ये क्या होंगे, ये अनलिमिटेड कॉइन्स होते हैं, आरबीआई जितना चाहेगा नई करेंसी छापता रहेगा, अनलिमिटेड करेंसीज होंगी। और जबकि ये क्या होती हैं, जितनी बना दी उतनी हो सकती है, लिमिटेड करेंसी होती है, ना तो बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है सीबीडीसी में और क्रिप्टो में। तो ये हो गई आरबीआई ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया, सीबीडीसी ई रूपी।
जिसका ई रुपी भी नाम है। अभी भाई फोन पे गूगल पे ही प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, कल को ये ट्रांजेक्शन का चार्ज ले सकते हैं। आरबीआई का ये प्लेटफॉर्म क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी लगभग इस साल का जो बजट था 2022-23 का, उसमें 12 से 13 हजार करोड़ का बजट किसको दिया गया था, पैसे को, नोट्स को, कॉइन्स को छापने में दिया गया था, नोट्स को। तो करेंसी प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर ये पूरे देश में लागू हो जाएगा तो करेंसी को छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो सीबीडीसी इलेक्ट्रॉनिक रुपीज इसका बैंक में अकाउंट्स खुलेंगे। अभी 11 बैंकों को ऑथोराइज किया गया है इसके लिए। क्रिप्टो करेंसी का कोई बैंक में अकाउंट थोड़ी नहीं होता है, क्योंकि लीगल टेंडर नहीं होता है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये डिफरेंस है क्रिप्टो में और सीबीडीसी या ई रुपी में। तो यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा आई होप आपका हो जाना चाहिए। चलिए भाई वापस आते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, AIECTA। AI मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये लिखा हुआ नीचे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, मैं बता चुका हूं इसको पहले से। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच का क्या है, ये FTA है भाई बच्चों। क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मैंने इससे पहले बताया था, पीछे लास्ट क्लास में मैंने पार्ट 1 जो था नवंबर करंट अफेयर्स का, जिसमें मैंने बताया था इंडिया का इस साल मॉरिशस से हुआ है FTA, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हुआ है और UAE से हुआ है। अभी बातचीत के दौर में यूरोपियन यूनियन से, कनाडा से, ठीक है, ब्रिटेन से और GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बातचीत चल रही है FTA के लिए। क्लियर है। तो ये FTA, और मैंने आपको रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बताया था, और दुनिया का सबसे बड़ा FTA बताया था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें 15 देशों का FTA था, इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ 2020 में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। FTA मैंने बताया था एक टाइप ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। PTA, FTA, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। ये मैंने आपको GS इकोनॉमिक्स के GS पार्ट में पढ़ाया पूरा। क्लियर है। अगर भारत का देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड का क्या है, डेफिसिट है। मतलब ट्रेड डेफिसिट मतलब CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। मैंने आपको BOP अकाउंट पढ़ाया इकोनॉमिक्स में, उसमें पढ़ाया 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट किसका अकाउंट होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अकाउंट होता है। तो घाटा है उसका, करंट अकाउंट का घाटा है CAD, चालू खाता घाटा है, व्यापार घाटा है। क्योंकि चालू खाते को ट्रेड अकाउंट भी कहते हैं, कैपिटल करंट अकाउंट को। व्यापार खाता उसका क्या है, घाटा है। घाटे का मतलब ऑस्ट्रेलिया से हम सामान मंगाते ज्यादा है, हम ऑस्ट्रेलिया में बेचते कम। मतलब हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। अगला टॉपिक, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू बीचेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले बीच हो चुके। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का मतलब है ऐसे बीचेज को सर्टिफिकेट दिया जाता है, ब्लू बीच का या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का, जहां पे जो पॉल्यूशन को खत्म करते हैं, मरीन पॉल्यूशन को खत्म करते हैं, जो बहुत सुंदर साफ सफाई वाले बहुत हाइजेनिक बीच है, बहुत सुंदर बीच है, क्लीन एंड क्लियर जो है बीच का एटमॉस्फेयर है, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है, ब्लू बीच बोला जाता है। जो अपनी साफ सफाई की शुद्धता के लिए जाने जाते हैं। इनको देता कौन है, डेनमार्क का एक, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, और डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में एक NGO काम करता है एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए। उसका नाम है FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। कहां पर है ये, कोपेनहेगन, डेनमार्क। कोपेनहेगन डेनमार्क बेस्ड एक NGO है जिसका नाम है FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये देता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट या ब्लू बीच का स्टेटस। रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुआ है, भारत के 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। पहला बीच जिसका नाम है मिनिकॉय थुंडे बीच। ये बीच का नाम पूछा जा सकता है कहां पे, मिनिकॉय आइलैंड है, आपको पता है, लक्षद्वीप में। क्लियर है। मालदीव के ऊपर देखोगे तो मिनिकॉय आइलैंड दिखेगा, लक्षद्वीप का पार्ट है, हमारे यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप है इंडिया का हमारा, वहां। और दूसरा है कादमत बीच, कादमत आइलैंड है लक्षद्वीप में, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। मिनिकॉय और कादमत 2 बड़े आइलैंड है लक्षद्वीप में।
उनके जो बीच है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स में शामिल किया गया है। कहां पे? ये दोनों लक्षद्वीप में, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, अरब सागर में, केरला के वेस्ट में, केरला के पश्चिम में, मालदीव के नॉर्थ में, ऊपर उत्तर की ओर। इनको मिला हुआ है मिनिकॉय थुंडी बीच और कादमत बीच, दोनों आइलैंड्स हैं उनके बीच है, इनको मिला है। तो टोटल मिला के 12 हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए? 12। देखो कितने, 2 वो हैं। टोटल बीच कितने बात में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले? ब्लू बीच 12। एक शिवराजपुर कोस्ट, शिवराजपुर बीच, क्वेश्चन पूछ सकता है शिवराजपुर बीच कहां पे? गुजरात। घोगा दीव, दीव का जो बीच है आप देखोगे गुजरात में, ये वाला एरिया, इधर खंबात की खाड़ी है, ठीक है, इधर खंबात की, ऐसा है ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये यहां पर एक दीव आइलैंड है, दीव, और इधर दमन है, दमन द्वीप कहते हैं, ये गल्फ ऑफ खंबात है। तो यहां दीव में जो बीच है, घोगा बीच, द्वीप में, उसको दिया गया है। तीसरा कर्नाटक में है कासरगोड, अरब सागर के तट पर बीच, कर्नाटक में ही एक पुदुबिद्री, कप्पड़ का, केरला में जो कप्पड़ है उसमें बीच है, कप्पड़ बीच कहते हैं। ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे ये पश्चिमी तट पर है, अरब सागर के किनारे। आंध्र प्रदेश में ईस्ट कोस्ट पर, पूर्वी तट पर ऋषिकोंडा बीच, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा में यही बंगाल की खाड़ी में ईस्ट कोस्ट पर, पूर्वी तट पर भारत के, गोल्डन बीच। अंडमान निकोबार का बीच है राधानगर बीच। तमिलनाडु पुडुचेरी के पास में है कोवलम बीच, और पुडुचेरी जो एरिया है तमिलनाडु में, पुडुचेरी, वहां ईडन बीच। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है विद असेंबली। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या है? सरकारें हैं, असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। अभी जम्मू कश्मीर में जब से वो यूटी बना है उसके बाद उसमें चुनाव होने, वहां सरकार चुनी जाएगी जनता के द्वारा। क्लियर है? चलो अगला बढ़ते हैं। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 कहां पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 कहां हुई? न्यू दिल्ली में। पर्पज क्या है? नाम ही है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर में आतंकी जो फंडिंग होती है, आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है, उस टेरर फंडिंग को क्या करना है? रोकना है। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का पर्पज क्या है? टेरर फंडिंग को रोकना। क्लियर है भाई? तो नो मनी फॉर टेरर का पर्पज क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? दुनिया में होने वाली आतंकी फंडिंग को, टेरर फंडिंग को रोकना। कहां पर हुई है? 2022 में न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन थे इसके? चेयरपर्सन, इसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत के गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी। अमित शाह जी ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है, वो हेड थे इसके, इस कॉन्फ्रेंस के। और इस नो मनी फॉर टेरर की जो शुरुआत हुई है वो 2018 में शुरुआत हुई है। कहां से? फ्रांस के सरकार के द्वारा। क्योंकि आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों में फ्रांस में कई आतंकवादी घटनाएं हुई। तो फ्रांस सरकार के द्वारा, फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, अभी फ्रांस हारा है फीफा वर्ल्ड कप, आपने देखा होगा, वो वर्ल्ड कप में अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए, अपनी टीम को उसका उत्साहवर्धन करने के लिए वो मैदान में मौजूद थे। वहां पे फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस हार गया है ना। हालांकि मैं तो यही चाहता था फ्रांस जीते, क्योंकि फ्रांस हमारा भारत का एवरग्रीन फ्रेंड है, हमेशा से बहुत सदाबहार दोस्त रहा है। तो मेरे देश का जो दोस्त होगा मैं तो उसका सपोर्ट करूंगा। तो मैं उस दिन चाहता था फ्रांस जीते। अनफॉर्चुनेटली खेले बहुत अच्छे, लेकिन वो जीत नहीं पाए फीफा वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना जीत गया, ठीक है, गेम है वो। तो नो मनी फॉर टेरर की शुरुआत 2018 में फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे हो जाना चाहिए। अगला एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। ये थोड़ा सा यहां पे इनिशिएटिव है ना, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव।
ब्लैक सी ग्रेन, ग्रेन का मतलब अनाज, ग्रेन का मतलब क्या होता है? अनाज। ब्लैक सी आपको पता है, काला सागर, ठीक है। तो ब्लैक सी के आसपास ग्रेन इनिशिएटिव वहां पर शुरू किया गया। तो आपको पता है इस समय रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यूक्रेन में फूड क्राइसिस आ गया है, खाने का संकट आ गया। तो यूक्रेन तक होने वाली फूड सप्लाई को आसान बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने तुर्की की मदद से, किसकी मदद से? संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की की मदद से इनिशिएटिव शुरू किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेफ पैसेज फॉर फूड चेन सप्लाई टू यूक्रेन। यूक्रेन में सुरक्षित तरीके से खाना पहुंचाया जा सके, इसके लिए शुरू किया गया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जहां यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है और तुर्की जो है वो मिलकर वहां तक सेफ पैसेज देते हैं खाना पहुंचाने के लिए। ब्लैक सी, ब्लैक सी आपको पता होगा एक तरफ से, तीन तरफ से यूरोप से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ एशिया का पार्ट है जिसमें तुर्की मेन रोल प्ले करता है। तुर्की का बहुत बड़ा कोस्ट, उसका बहुत बड़ा लैंड लगता है ब्लैक सी से, काला सागर से। क्लियर है? तो ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव अगर पूछेगा तो यूनाइटेड नेशन और तुर्की का इनिशिएटिव है यूक्रेन तक सुरक्षित खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, वहां खाद्यान्न भोजन पहुंचाने के लिए। अगला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीओ। जैसे G20 इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2023 में भारत इसका चेयरमैन बना है, प्रेसिडेंसी आई है भारत के पास G20 की। उसी प्रकार से एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई चाइना का शहर है, संघाई सहयोग संगठन। इस एससीओ का 2023 में भारत चेयरमैन बना है। 2023 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है एससीओ की। तो 2023 की मीटिंग एससीओ की कहां होगी? इंडिया में होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2023 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट G20 के लिए, और एससीओ की हम हेड हैं, इस समय चेयरमैन बन गए हम 2023 में इंडिया। तो इसकी एनुअल समिट कहां होगी? नई दिल्ली में होगी। इसकी वार्षिक सम्मेलन कहां होगा भैया? नई दिल्ली में होगा। क्लियर है? एससीओ, संघाई सहयोग कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में जानते हैं कब बना? 2001 में बना, ठीक है। किसने बनाया? रसिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 6 देशों ने मिलकर बनाया। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए। तो ये 8 देशों का ग्रुप है एससीओ। हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई, चाइना में, नामी। क्लियर है? तो 2023 में इसकी समिट कहां होगी भैया? कहां पे होगी? नई दिल्ली में होगी। क्लियर है? एससीओ समिट 2022 में इसकी समिट कहां हुई है? समरकंद, जगह का नाम है समरकंद। कहां पे? उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया आप जाओगे, अफगानिस्तान के ऊपर मध्य एशिया है, उसके ऊपर रसिया और यूरोप शुरू हो जाता है, उसको यूरेशिया कहते हैं। तो मध्य एशिया के देश आपने सुना होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, अजरबैजान, अर्मेनिया, वो सब क्या है? इसी के मध्य एशिया। तो एससीओ समिट हुई है मंगोलिया, समरकंद, उज्बेकिस्तान में 2022 की। 2023 में कहां होगी? न्यू दिल्ली में होगी। देखो 2001 में क्या बना? एससीओ बना। एससीओ को कौन कौन पार्ट थे? देखो जब बना तो रसिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। क्लियर है? ये 6 देश थे। इंडिया पाकिस्तान कब शामिल हुए? देखो 2017 में इनको शामिल कर लिया गया। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 8 मेंबर्स का ग्रुप है ये। आठ देशों का, 8 सदस्यों का पूरा समूह है, 8 कंट्रीज का ग्रुप है ना। 8 मेंबर्स मतलब 8 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज लिख लो। 8 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है ये एससीओ। भारत कब शामिल हुआ? 2017 में, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। चाइना उसमें इन्वॉल्वमेंट था तो पाकिस्तान को चाइना ने शामिल कराया होगा। इंडिया बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है दुनिया में, तो इंडिया का तो शामिल होना ही था। बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका लगभग पार्ट है इंडिया। अगला,
इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर, क्योंकि आजकल आपको पता है डाटा इज बोला जाता है डाटा इज अ न्यू ऑयल। ठीक है, डाटा आजकल डाटा एनालिटिक्स का फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डाटा आजकल क्या है, पैसा जो है कमाता है डाटा। तो डाटा बहुत तेजी से डिजिटल एरा में डाटा की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही। तो इंडिया ने फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर बनाया जिसका नाम है योटा D1। कहां पे सेटअप किया गया है? नोएडा यूपी में। और करेगा क्या ये? भारत में डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, 5G इंटरनेट रिवॉल्यूशन को प्रमोट करेगा, जिससे आसानी से भारत में डेटा को प्रोसेस किया जा सकेगा, डेटा को लोकलाइज किया जा सकेगा। इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा D1 और नोएडा यूपी में स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है? अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज है, और बहुत अच्छी न्यूज है। जीएम मस्टर्ड, जीएम सरसों। जीएम का मतलब क्या है भैया? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, आनुवांशिक रूप से संशोधित। अब इसकी टेक्नोलॉजी को हम जानेंगे। देखो मैंने बोला साइंस टेक्नोलॉजी जो होगा सब आपको समझाऊंगा। आनुवांशिक रूप से संशोधित है ये, जीन में परिवर्तन किया गया है, इस फसल के डीएनए में परिवर्तन किया गया। पहले फैक्ट जान लेते हैं। भारत की पहली, इंडिया की देखो लिखा हुआ है, पहली फूड जीएम क्रॉप को भारत सरकार ने परमिशन दे दी है, जिसका नाम है जीएम सरसों नाम बोला गया, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है? DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसको बनाया किसने है? मैं लिख देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हैं, बीसी हैं, जिनका नाम है, कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका नाम है दीपक पेंटल साहब। बहुत फेमस भारत के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इसको तैयार किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हैं दीपक पेंटल साहब, उन्होंने इसको तैयार किया जिसका नाम है जीएम मस्टर्ड, जीएम सरसों। इसका नाम क्या है? DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इंडिया की पहली खाद्यान्न जीएम फसल है। ऐसी खाद्यान्न जीएम फसल। अभी बताता हूं जीएम क्या होता है। अगर भारत की पहली जीएम क्रॉप पूछे तो आपको पता है बीटी कॉटन। भारत में उगाई जाने वाली 90% टोटल प्रोडक्शन का जो 90% कॉटन है, कपास है, वो बीटी कॉटन। बीटी का मतलब वैसिलिस थ्योरिनजेनेसिस, एक सॉइल बैक्टीरिया होता है, वो एक ऐसे प्रोटीन को उत्पन्न करता है जिससे कॉटन में, कपास में लगने वाला कीट उस प्रोटीन को खाता है तो मर जाता है, जिससे कॉटन की फसल पर, कपास की जो फसल है उस पर कीट नहीं लगता है। कीट रोधी क्या है? जीएम क्रॉप है बीटी कॉटन। ये भारत की पहली जीएम क्रॉप है जिसे 2002 में परमिशन मिल गई थी प्रोडक्शन। तो 2002 से भारत में बीटी कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। इसको अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, मोनजेंटो, कंपनी का नाम है मोनजेंटो। उस मोनजेंटो कंपनी ने, मोशेंटो, जेंटो भी कहते हैं, सेंटो भी कहते हैं ना, मोनजेंटो, मोनसेंटो भी कह देते हैं, कहीं कहीं जेंटो भी कह देते हैं। इस कंपनी की जो इंडियन सब्सिडरी है माइको, ठीक है, उस माइको कंपनी ने MAH MA, इसकी इंडियन सब्सिडरी है YHCO, माइको, महाराष्ट्र करके नाम है इसका। इसने डेवलप किया है बीटी कॉटन। क्लियर है? तो भारत की पहली इंडिजीनियस, अब ये क्या है? इसको दीपक पेंटल साहब ने किया है, तो ये तो अमेरिकन कंपनी ने बनाई है बीटी कॉटन। तो भारत की अगर पहली स्वदेशी, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, जिसको भारतीय ने बनाया, भारतीय कंपनी ने बनाया है, तो वो जीएम क्रॉप पूछे तो क्या है? जीएम मस्टर्ड।
तो ये तो हो गया फैक्ट, भारत की पहली फूड जीएम क्रॉप को सरकार ने मंजूरी दे दी है प्रोडक्शन की, जिसका नाम है जीएम मस्टर्ड। बहुत पहले बन चुकी थी, परमिशन नहीं मिल पा रही थी प्रोडक्शन की, जिसका नाम DMH11 है। भारत की पहली जीएम क्रॉप बीटी कॉटन है, जो कि अमेरिकी कंपनी मोजेंटो की इंडियन सब्सिडरी माइको ने तैयार की है, बनाई, अमेरिकन है वो। भारत की पहली स्वदेशी जीएम क्रॉप है जीएम मस्टर्ड, क्योंकि इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर दीपक पेंटल साहब ने तैयार किया, और बाद में बीटी कॉटन का प्रोडक्शन 2002 से हुआ। क्लियर। अब इसमें बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। क्लियर है? तो देखो टेक्नोलॉजी का पार्ट भी आपसे क्लियर कराऊंगा, मैं आपको क्लियर करूंगा। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं जीएम टेक्नोलॉजी, जीएम तकनीक। अभी मैं लिख चुका हूं पूरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, आनुवांशिक रूप से संशोधित टेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जीन को क्या करना है? एडिट करना है, संशोधन करना है, जीन संशोधन टेक्नोलॉजी। और तीसरा नाम इसका होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जीएम क्रॉप्स को तैयार किया जाता है। ये तीनों टेक्नोलॉजी का मतलब एक ही है, डीएनए में, जीन्स में परिवर्तन करना। अब अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं, भारत में जितनी भी फूड क्रॉप्स हैं, वो हाइब्रिड प्रकार की हैं। सुना होगा हाइब्रिड क्रॉप, हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड का मतलब आप जानते हो, हाइब्रिड का मतलब होता है कि एक ही प्रजाति की दो अलग अलग किस्मों को, वैरायटीज को मिक्स कर दिया, जिससे उनके दोनों के गुण क्या हो गए? कॉमन हो गए। अच्छी प्रजातियों को मिक्स कर दिया जिससे उनके गुण कॉमन हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल आप देख लो, आपने सुना होगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल का मतलब है जो पेट्रोल या डीजल से चले और इलेक्ट्रिक भी हो, तो वो हाइब्रिड व्हीकल होती है। हाइब्रिड का मतलब है दो का मिक्सचर। तो भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो हाइब्रिड सीड्स ही तैयार किए गए थे। ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया मैंने 5 ईयर प्लानिंग में, जीएस के, उसमें इकोनॉमिक्स के जीएस के पार्ट में, जिसमें MS स्वामीनाथन जी, जो भारत के उस समय के ग्रेट है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, उन्होंने हाइब्रिड सीड तैयार किए थे। तो हाइब्रिड का मतलब होता है एक ही स्पीसीज की, एक प्रजाति की दो किस्मों को, वैरायटीज को आपस में मिक्स कर दिया, तो कहते हैं हाइब्रिड। तो उन दोनों पे कॉमन गुण आ जाएंगे, अलग से कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे। इसमें जो होंगे और इसमें जो होंगे, दोनों को मिक्स कर दोगे, दोनों के कॉमन गुण एक हो जाएंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाने। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? जीएम टेक्नोलॉजी। तो जो जीएम क्रॉप होगी, इसका मतलब है कि जीन में संशोधन कर दो, डीएनए में संशोधन कर दो, क्योंकि हर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जीव जंतु हो या पौधा हो, उसका जो जीन होता है, डीएनए होता है, वो बॉडी में हर एक एक्शन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीन क्रॉप, जीएम टेक्नोलॉजी जो है, वो जीन में मॉडिफाई करना, डीएनए में मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी, जीन में संशोधन करना है। क्लियर है? तो जीएम क्रॉप की अगर बात करूं तो एग्जांपल अगर मैं लूं, इससे क्या है, जो भी आप चाहो, मतलब इस टेक्नोलॉजी से आप वांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को चाह सकते हो। वांछित लक्षणों को आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वैसे लक्षण प्राप्त कर सकते हो। जबकि इसमें क्या है, जो दोनों के कॉमन है वो ही आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या है, जो नया कैरेक्टरिस्टिक चाहो वो डाल दो। एग्जांपल मैं दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका, यूरोप में एक फिश है जो बहुत खाई जाती है, सैल्मन फिश। सैल्मन फिश आपने खूब सुनी होगी, बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है, सप्लाई इतनी होती नहीं थी, डिमांड ज्यादा रहने की वजह से क्या रहती थी, वो महंगी बहुत रहती थी। क्लियर है? महंगी रहने की वजह से दिक्कत होती थी, क्योंकि कंज्यूम नहीं हो पाती थी। तो ये जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने इस पे काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या लिया, एक सैल्मन फिश ली, मछली ली, और उसके उस जीन को आइडेंटिफाई किया, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है
रिप्रोडक्शन कराने के लिए, प्रजनन कराने के लिए। उसको पकड़ लिया, पता कर लिया। अब उस जीन में क्या किया, जीन एडिटिंग की, देखो जीन में संशोधन किया। ये एक सेम टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जो मछली फॉर एग्जाम्पल एक बार में 100 बच्चे देती थी, उस मछली के जीन में परिवर्तन करा के उसके बच्चे की संख्या 500 कर दी। और वो अगर रिप्रोडक्शन, प्रजनन करती थी 1 महीने में, तो उसके फर्टाइल पीरियड को कम करके 15 दिन का कर दिया और मछली को पानी में छोड़ दिया। अब जो भी रिप्रोडक्शन करेगी वो 500 बच्चे दिए होंगे उसने, और 15 दिन में दिए होंगे। जितनी मछलियां आएंगी नई 500, उन सब में वो कैरेक्टरिस्टिक जीन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। वो सारी मछलियां, एक एक मछली 500 बच्चे देगी और 15 दिन में देगी। अब उनके सारे बच्चे होंगे, उनमें फैलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जीन जो होता है इनहेरिटेड होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। इसको कहते हैं जीएम क्रॉप, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। वांछित लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने, आपने पता होगा फिश ऑयल, मछली का तेल, मछली का तेल जो होता है बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, हेल्दी होता है, स्पेशली आंखों के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो हार्डकोर वेजिटेरियन है वो तो कंज्यूम नहीं कर सकते। और मछली के तेल की गोलियां आती हैं, दवाई आती है, तो उसमें महक बहुत आती है, उसको भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने क्या किया, इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा एक मटर का पौधा लिया और उसके जीन में एडिट किया, और मछली का वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल था उस मछली के अंदर ऑयल को प्रोड्यूस करने में, उस जीन को ट्रांसफर कर दिया पौधे के जीन में, प्लांट के। अब वही जो जीन है वो पौधे के अंदर अपने आप को ग्रोथ कराएगा और उस मटर के दाने में फिश ऑयल को प्रोड्यूस करेगा। आप मटर खाओगे, आपको फिश ऑयल मिल जाएगा। इसको कहते हैं जीएम क्रॉप। ये वो टेक्नोलॉजी है जो रिवोल्यूशन ला सकती है फूड प्रोडक्शन में, न्यूट्रिशन में। जो हम फूड प्रोडक्शन करते हैं, चाहे चावल हो, गेहूं हो, सब में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जा सकता है। इससे देश में मल न्यूट्रिशन को खत्म किया जा सकता है। जिस चीज की देश में कमी है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ये है जीएम क्रॉप्स, जीएम टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग। ह्यूमन पर ये बैन है, ध्यान रखना, मानव पर ये बैन है, क्योंकि फिर आर्टिफिशियल ह्यूमन की कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर ह्यूमन सुपर पावर हो जाएगा, सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ह्यूमन जैसा चाहेगा मानव वैसा जीन में परिवर्तन करके वैसा इंसान तैयार कर लेगा। जबकि आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, नेचर की देन है, गॉड की देन है, भगवान की देन। क्लियर है? इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन पर बैन है, लेकिन प्लांट्स पर, पौधों पर हो सकती है, एनिमल्स पर की जा सकती है, जंतुओं पर की जा सकती है। क्लियर है? इस तरीके से तैयार की गई है जीएम क्रॉप। जीएम जो क्रॉप तैयार की गई है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ा दी गई है जीन में परिवर्तन करके, और उस पे जो उसके जो खरपतवार है वो डेवलप नहीं होने देती है। जो हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स के प्रति टॉलरेंट है। जो फसल के आसपास बहुत सारा खरपतवार, कूड़ा कचरा जो उग आता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है सॉइल में, वो ले लेता है, जिससे फसल पे न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, फसल का कम हो जाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो जीएम क्रॉप उस खरपतवार नाशी को डेवलप होने नहीं देती। ये है जीएम क्रॉप, जीएम टेक्नोलॉजी। सेम मैंने बताया बीटी कॉटन। कॉटन के जो कीड़ा लगता है उसको मारने के लिए कपास में जो सॉइल बैक्टीरिया है उसका यूज किया, और जो कॉटन है उसमें जो सॉइल बैक्टीरिया लगेगा वो ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा जिससे वो कीड़ा खाते ही उसको मर जाएगा। कॉटन में कीड़ा लगने नहीं देगी कपास की खेती में, कपास की फसल बर्बाद नहीं होगी। वो बीटी कॉटन है, इसका नाम है बैसिलस thuringiensis। क्लियर है? तो ये मैंने आपको जीएम टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड क्रॉप्स क्या होती हैं, जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं। वापस अपने टॉपिक पे चलते। अगला विक्रम एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का इवेंट हुआ है। विक्रम एस भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर। आपने पता है भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो के पास 2 रॉकेट लॉन्चर हैं, आपने सुना होगा, पीएसएलवी और जीएसएलवी। इसरो गवर्नमेंट है, सरकारी है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट में जाने के लिए काम करता है, हल्का पेलोड ले जाने के लिए काम करता है। हल्का पेलोड का मतलब
जो सैटेलाइट का वजन होता है उसको पेलोड कहते हैं। तो पीएसएलवी क्या है? हल्के पेलोड को, हल्के सैटेलाइट को जो है कहां ले जा सकता है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। और हल्के सैटेलाइट को ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो 35,000 किलोमीटर पर होती है उसमें भी ले जा सकता है। सॉरी, जियो स्टेशनरी होती है 36,000 किलोमीटर पर, उससे पहले जियो सिंक्रोनस होती है, उससे ट्रांसफर किया जाता है सैटेलाइट को। लेकिन भारी सैटेलाइट को ये नहीं ले जा सकता। भारी सैटेलाइट को केवल पोलर ऑर्बिट में ले जा सकता है, ध्रुवीय कक्षा में ले जा सकता है, जो 300 किलोमीटर के बाद शुरू होती है। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल आपने सुना होगा, GSLV MK3, इसको नाम दिया गया था बाहुबली। इससे गया था कौन सा? चंद्रयान 2 मिशन, जो हमारा फेल हो गया था 2019 में गया था, आपको पता होगा। बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, सक्सेस हो जाता तो हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ये फेल हो गया था। इसको बाहुबली नाम दिया गया था। बहुत पावरफुल, इसरो का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट था GSLV MK3 बाहुबली। ये जो बहुत हैवी वजनी सैटेलाइट है, हैवी वेट सैटेलाइट्स, लगभग 4 टन, 4 टन मतलब एक टन में कितने होते? 10 क्विंटल होते। तो 4 टन वजनी सैटेलाइट्स को ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जा सकता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टैब्लिश कर सकता है। इसी को बोला गया है बाहुबली। तो ये इसरो के पास क्या है? रॉकेट लॉन्चर है, जो सैटेलाइट को क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं, यूज होते हैं, पीएसएलवी और जीएसएलवी। विक्रम एस क्या है फिर भैया? विक्रम एस भी क्या है? रॉकेट लॉन्चर है, एक लॉन्च व्हीकल है जो सैटेलाइट को छोड़ के आएगा स्पेस में। लेकिन ये क्या है? इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर है। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर है। 10 मिनट में आ जाओ। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर है। किसने बनाया? ये सरकारी है, इसरो ने बनाया। स्टार्टअप का नाम है, स्पेस स्टार्टअप है स्काई रूट, इसके द्वारा बना। और इसने जो पहला लॉन्च किया है, फर्स्ट मिशन जो भेजा है, जिसमें सैटेलाइट को लेके गया है, उस मिशन को नाम दिया है इसने प्रारंभ। क्या नाम दिया है भैया? प्रारंभ। क्या नाम दिया है? प्रारंभ। क्लियर है? तो इसरो जो है वो सरकारी एजेंसी है, हमारी स्पेस एजेंसी, उसके पीएसएलवी जीएसएलवी हैं। और विक्रम एस किसका है? एक प्राइवेट, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर है। दुनिया का सबसे फेमस प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर आपको पता होगा, दुनिया की फेमस प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी, जिसने एलन मस्क को क्या बना दिया? दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। स्पेस एक्स का प्राइवेट रॉकेट फॉल्कन 9 हैवी रॉकेट, इसी ने तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। इसको? एलन मस्क को। स्पेस एक्स कंपनी है, एलन मस्क की प्राइवेट कंपनी है, और दुनिया का सबसे फेमस फॉल्कन 9 हैवी रॉकेट, ये दुनिया का पहला आरएलवी है। आरएलवी समझते हो आप लोग? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसी ने तो उसको बनाया दुनिया का सबसे अमीर इंसान। देखो अभी जो दुनिया पे सैटेलाइट है, चाहे वो नासा हो, इसरो हो, पीएसएलवी जीएसएलवी, जो भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट है, वो जाते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, स्पेस में। और एक रॉकेट को बनाने में 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगते हैं, 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगते हैं, हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा तो। इसने बना दिया क्या? आरएलवी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, फॉल्कन 9 हैवी रॉकेट। ऊपर जाता है, सैटेलाइट को छोड़ के आता है, वापस जमीन पे आ जाता है, अगली बार फिर से ले जाएगा सैटेलाइट, छोड़ के आएगा, फिर वापस जमीन पे आ जाएगा। तो इसने दोस्तों क्या किया? इसने वो सपना पूरा कर दिया स्पेस टूरिज्म का, अंतरिक्ष पर्यटन। इसका सपना पूरा कर दिया भाई, स्पेस टूरिज्म का सपना पूरा कर दिया। क्लियर है? बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा ना, फिल्मों में होता है, बहुत सारे आप लोग भी बातें करते होंगे, तो सामने वाला आपका पार्टनर पूछता होगा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो आप कहते होगे तुझे चांद पे ले जा सकता हूं।
चांद तारे तारे तोड़ कर ला सकता हूं आसमान से। इसने पूरा कर दिया सपना। किसने? एलन मस्क ने। एलन मस्क ने बोला आओ हम तुम्हें चांद पर ले चलेंगे, तो उसने क्या बना दिया? फाल्कन 9 हैवी रॉकेट। अब लोग क्या करेंगे? चांद पर जाएंगे। ये रॉकेट जाएगा, लोगों को ले जाएगा और अंतरिक्ष की सैर करा के, चांद की सैर करा के वापस आ जाएगा। क्रांति ला दी इसने, स्पेस एक्स ने। एलन मस्क ने क्रांति ला दी, स्पेस रेवोल्यूशन ला दिया। नासा नहीं कर पाई वो काम, इसने कर दिया। यही तो इसके पैशन था, यही तो पागलपन था कि मुझे ऐसा रॉकेट बनाना है जो वापस जाएगा और वापस आ जाएगा। तो दुनिया को अब इसकी कंपनी ने एक नया सेक्टर दिखने लगा, स्पेस टूरिज्म। लोग जाएंगे घूमने स्पेस और वापस आ जाएंगे, बहुत प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। हर कोई इस स्पेस एक्स में पैसा लगाने लगा। इसकी दूसरी कंपनी एलन मस्क की टेस्ला में पैसा लगाने लगा। उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली गई और पिछले 1 साल जरा से बहुत कम समय में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया एलन मस्क। क्लियर है? तो ये दुनिया का फेमस प्राइवेट रॉकेट है फाल्कन 9। विक्रम एस किसके नाम पर रखा गया है? विक्रम एस का मतलब है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन है? फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी, बहुत फेमस भारत के ग्रेट जो है स्पेस साइंटिस्ट। तो आपने सुना होगा, ये नोट तो कर ही लिया होगा, आपने सुना होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई BL स्पेस विक्रम साराभाई BSSC स्पेस सेंटर। केरल के तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जहां से पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष किंग, भारत में फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारत के फेमस स्पेस साइंटिस्ट, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, उनके नाम पर रखा गया है इसका रॉकेट का नाम विक्रम एस। भारत में अब जो इस समय काम कर रहा है स्पेस सेंटर, लॉन्चिंग सेंटर है, आपने नाम सुना होगा सतीश धवन। ये भी भारत के बहुत फेमस स्पेस साइंटिस्ट है। स्पेस सेंटर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको दिखता होगा कि यहां से ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया PSLV या GSLV के द्वारा। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है? श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड है ये आइलैंड द्वीप कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ये द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश के हिस्से में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर। आज गूगल करके देखना, फोटो आएगा, यूट्यूब पे वीडियो देखना तो आपको देखेगा, वहां से लॉन्चिंग सेंटर है वो भारत का। पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल में तिरुवनंतपुरम था और अब क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। क्लियर है भाई? देखिए भाई गला खराब हो रहा है, आप लोगों की इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे इसका प्रॉफिट बाकी सारे बच्चों तक पहुंच सके, आपके दोस्तों तक पहुंच सके। क्लियर है? तो ये आपका विक्रम एस था। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला देखो, तियांगोंग, जिसको तियानगोंग भी कहते हैं हिंदी में कहते हैं तियान। नाम समझ में आ गया होगा, चाइनीज ही होगा ये। तियानगोंग है क्या? ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है। आपने ISS सुना होगा ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसी तरह का 2024 तक का चाइना का टारगेट है कि वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से जो 400 किलोमीटर ऊपर है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी के ऊपर उसकी सबसे निचली कक्षा, सबसे पहली कक्षा, उसमें उस कक्षा में ये क्या करेगा? एस्टैब्लिश करेगा। उसी कक्षा में एस्टैब्लिश हुआ है कौन? ISS।
तो चाइना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग। आपसे नाम पूछे तियांगोंग क्या है, चाइना का स्पेस स्टेशन। इससे पहले अभी काम कौन सा कर रहा है, आईएसएस। आप देखते रहते होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री, और वापस आ जाते हैं वहां रह गए। आप गूगल करके देखना आईएसएस, तो उसमें जाएंगे यात्री, देखे होगा आपने। भारत के इंडियन मूल की अमेरिकन बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, है ना, और उससे पहले हमारी थी कल्पना चावला जी। आईएसएस कब बना था, 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था लोअर अर्थ ऑर्बिट में। कहा, 400 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा पृथ्वी है, ये गोल पृथ्वी है, उसके सबसे पहली जो कक्षा है अंतरिक्ष में, उसमें। क्लियर है। ये कितने देशों का कोऑपरेशन में ये ज्वाइंट जो है ऑपरेशन है, नासा अमेरिका हो गया, रॉसकॉस्मोस रसिया का हो गया। स्पेस एजेंसी का नाम बोल रहा हूं, नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका की, देखो स्पेस एजेंसी का नाम भी आपको पता चल रहा है। रॉसकॉस्मोस किसकी है, रसिया की। एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन यूनियन की, इसको यूएसए कहते हैं। जाक्सा है, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसकी जापान की। और एक है कनाडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की। 1 2 3 4 5, इन 5 का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है आईएसएस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो नासा का है और रसिया का। इसी के पास टेक्नोलॉजी है स्पेस में ह्यूमन फ्लाइट्स को भेजने की, मानव को अंतरिक्ष में भेजने की टेक्नोलॉजी 2 देशों के पास है, नासा के पास और रसिया के पास। अब तीसरे देश ने इसको डेवलप कर लिया है, चाइना। तो चाइना तीसरा कंट्री है जो ह्यूमन फ्लाइट को स्पेस में भेज रहा है। चाइना बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर यूएसए और रसिया जिसने स्पेस स्टेशन डेवलप किया है और अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को कहां भेजेगा, स्पेस में भेजेगा। इंडिया की बात करें तो इसरो की अगर बात करें तो इसरो ने टारगेट रखा है कि हम 2030 तक हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे, वही लोअर अर्थ ऑर्बिट 350-400 किलोमीटर ऊपर। और इंडिया दुनिया का चौथा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला, जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजेगा। क्लियर है। और एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। आपको पता ही होगा गगनयान 2022 में जाना था, थोड़ा लेट हो गया कोविड की वजह से। गगनयान भारत का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। भारत पहली बार, अब वो यूज कौन सा होगा, जीएसएलवी यूज होगा, जीएसएलवी MK3 बाहुबली, है ना। तो भारत पहली बार, गगनयान क्या है, भारत पहली बार, इसरो पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को, मानव को अंतरिक्ष में भेज रही है। वो भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, गगनयान। 2022 में होना था, कोविड की वजह से ये शिफ्ट हो गया है। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होगा भारत का, गगनयान। क्लियर है। तो भारत इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएगा जैसा चाइना बना रहा है 2030 तक, और चौथा कंट्री बन जाएगा ऐसा करने वाला भारत, रसिया, अमेरिका और चाइना के बाद। क्लियर है। अगला देखो, कार्बन बॉर्डर टैक्स पूछेगा किसने लगाया है, यूरोपियन यूनियन ने लगाया है। किसने लगाया भैया, यूरोपियन यूनियन ने इसका प्रस्ताव दिया है, प्रस्तावित किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स। नाम ही है कार्बन बॉर्डर टैक्स। ऐसा टैक्स लगाएगा जिससे दुनिया में कार्बन एमिशन कम हो सके। तो बहुत ज्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सीमेंट स्टील इंडस्ट्री, जहां स्टील बनती है, सीमेंट बनता है ना, बहुत हाई इंटेंसिव कार्बन एमिशन जहां होता है, ऐसे प्रोडक्ट पे कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने का प्रपोजल किसने दिया है, यूरोपियन यूनियन ने दिया, जिससे कि दुनिया में कार्बन एमिशन क्या हो सके, कम हो सके। ऐसे प्रोडक्ट को डिमोटिवेट किया जा सके जो हाई इंटेंसिव कार्बन एमिशन करते हैं, बहुत ज्यादा उच्च सांद्रता वाला कार्बन उत्सर्जन करते हैं। क्लियर है। इसके लिए लगाया है कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्लियर है। तो देखो, हाई इंटेंसिव कार्बन एमिशन वाले प्रोडक्ट की एंट्री पर स्टील, सीमेंट इत्यादि पर लगाया है इसने, यूरोपियन यूनियन ने। अब इसको क्या, भारत दुनिया में बहुत बड़ा स्टील का एक्सपोर्टर है, चाइना है, तो भारत चाइना जैसे देशों ने इसका क्या किया, विरोध किया, क्योंकि स्टील क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो कॉम्पिटिटिवनेस उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
उसके लिए ग्रुप है देखो बेसिक। बेसिक का मतलब पहला है ब्राजील, दूसरा साउथ अफ्रीका, तीसरा इंडिया और चौथा चाइना। इन 4 देशों का ग्रुप है। इसने इसका विरोध किया है इस टैक्स का, कार्बन बॉर्डर टैक्स का। क्लियर है? तो ये था आपका कार्बन बॉर्डर टैक्स। अगला क्लियर है भाई? अगला क्या है? अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने इसका सफल प्रक्षेपण किया है, अभी लॉन्चिंग की है इसकी, सक्सेस रहा है इसका टेस्ट। और आपको पता है कहां से किया है? आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा। देखो भारत में 2 डिफेंस साइट है जहां पे हमारे हथियारों का परीक्षण होता है। एक है पोखरण, आपने नाम सुना होगा, पोखरण राजस्थान में है, जहां हमने परमाणु बम का टेस्ट किया था अपने 1998 में। पोखरण साइट है जहां पर हथियारों का टेस्ट होता है, मिसाइलों का टेस्ट होता है। और दूसरा है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर में, आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, एकीकृत टेस्ट रेंज, चांदीपुर उड़ीसा। यहां पे एक आइलैंड है, उसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड था, व्हीलर आइलैंड। अब उसका नाम हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के फेमस एक्स प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब के नाम पर रखा गया है, अब्दुल कलाम आइलैंड। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये मिसाइल मैन कहा जाता है भारत का। यहां से लॉन्च की जाती है भारत में मिसाइलें, टेस्ट की जाती हैं। तो अग्नि 5 का बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया गया है आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा से। व्हीलर आइलैंड है जिसका अब नाम क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड। उसी के नाम पर रखा गया क्योंकि यहां से अधिकांश मिसाइलें यहां से टेस्ट की जाती हैं। अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी नोट कर लो, क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो भारत की 2 डिफेंस साइट्स हैं इंपॉर्टेंट जहां पर हथियारों का परीक्षण किया जाता है, पोखरण राजस्थान और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा, व्हीलर आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड। तो यहां से अग्नि 5 मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है, प्रक्षेपण किया है। इसकी रेंज क्या है? 5500 किलोमीटर है। ये भारत की पहली आईसीबीएम है। आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ। भारत में मिसाइलें कौन विकसित करता है? डीआरडीओ, ध्यान रखना है। भारत में मिसाइलों को डेवलपमेंट कौन करता है? डीआरडीओ। ये कैसी है? लॉन्ग रेंज, बहुत लंबी रेंज है। सरफेस टू सरफेस, मतलब सरफेस से ही जाती है और सरफेस पर ही सामने क्या करती है? अटैक करती है। आईसीबीएम क्या होती है? इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक देश से दूसरे देश, सॉरी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी अटैक करने वाली मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है इसे। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल जिसकी रेंज 5000 से ज्यादा होती है उसको आईसीबीएम कहते हैं। वो मिसाइल जिसकी रेंज 5000 से ज्यादा होती है उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इतनी रेंज होती है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अटैक कर सकती है। वो हमारे पास है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो इसमें कुछ देख लेते हैं। देखो मिसाइल 2 टाइप की होती है, एक बैलिस्टिक और दूसरा क्रूज। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे, आपने पता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री पे होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट रेंज को प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम रेंज को प्राप्त करने के लिए एक ऑप्टिमम हाइट तक जाती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती हैं। आप जब गेंद फेंकते हो तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हो, अगर आप पैरेलली फेंकोगे तो बहुत कम दूर जाएगी और आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन में गेंद फेंकोगे तो वो मैक्सिमम रेंज को प्राप्त करेगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज होती हैं,
लंबी दूरी की होती हैं और प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, ऊपर जाएंगी और अर्थ की सरफेस के पैरेलली मूव करेंगी। तो ये शॉर्ट रेंज होती हैं क्योंकि ज्यादा दूरी तक जा ही नहीं सकती, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, स्ट्रेटेजिक होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अर्थ की सरफेस के पैरेलली बहुत क्लोज मूवमेंट करती हैं, इसीलिए इनको रडार से बचाना बहुत आसान होता है, दुश्मन की रडार के पकड़ में नहीं आती हैं। और भारत के पास क्रूज मिसाइलें हैं, आपने सुना होगा ब्रह्मोस, जिसको हमने रसिया के साथ मिलकर बनाया है, और दूसरी हमने खुद बनाई है जिसका नाम है निर्भय। ब्रह्मोस भारत की पहली सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब जिसका मैक नंबर 1 से ज्यादा होता है, इसका 2.8 मैक नंबर है, मतलब ये साउंड की स्पीड, ध्वनि की स्पीड से 2.8 गुना ज्यादा तेजी से भागती है। ये दो नदियों के नाम पर रखी गई है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म से ब्रह्मपुत्र इंडिया की नदी है, और एमओएस से मोस्कवा रसिया की नदी है। क्लियर है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल में अगर आप बात करें तो हमारे पास अग्नि है, हमारे पास शॉर्ट रेंज में पृथ्वी है। अग्नि के 5 वेरिएंट आ चुके हैं रेंज वाइज। इसके अलावा एक एंटी टैंक मिसाइल है नाग। इसके अलावा एक आकाश है, सरफेस टू एयर, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों को जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको खत्म करती है। और इसी का आकाश का दूसरा वर्जन था त्रिशूल। ये 5 क्या है भारत की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनको डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अब्दुल कलाम साहब ने, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां लगाया जा रहा है? संगरूर, पंजाब में, जिसमें बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा, बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा फायदा किसानों के लिए होगा, क्योंकि आपने सुना होगा पराली की समस्या। तो पराली जो किसानों का जो एग्रीकल्चर का जो रेजिड्यू होता है, अवशेष होता है, उसे पराली कहते हैं। तो हरियाणा पंजाब में खूब पराली जलाई जाती है किसानों की, वो बेचारे मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो जब ये लार्जेस्ट एशिया का सीबीजी लगेगा, तो जो प्लांट लगेगा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाएगा, वो पराली का जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, कृषि का अवशेष है, उसका यूज किया जाएगा और उससे बायोगैस बनाई जाएगी, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी, मजबूत होगी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी देश की। और दूसरा क्या है? दूसरा किसानों को भी इसका लाभ होगा। कहां लगाया जा रहा है? संगरूर, पंजाब, जहां से सांसद थे भगवंत मान जी, अब वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। शुकाक पायका रिवर चर्चा में है। क्यों? ये महानदी की, उड़ीसा में एक रिवर है, बहुत फेमस रिवर है महानदी, जिसपे बहुत बड़ा डैम बना गया है, हीराकुंड डैम, जिसको जब डैम नहीं था तो महानदी को सौरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता था, उड़ीसा का शोक, और अब उसे लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा कहा जाता है, क्योंकि अब क्या बन गया? डैम बन गया। तो यहाँ जो बाढ़ आती थी, जो फ्लड आता था, वो अब नहीं आता है, और यही लाइफ लाइन बन चुकी है, क्योंकि इससे वाटर सप्लाई होती है और कनाल इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, खेतों तक पानी पहुंचता है। तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ये विलुप्त हो गई थी 70 साल पहले, इसको वापस रिजुवनेट किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए चर्चा में है चुकापाक्या रिवर। क्लियर है? अगला डिजिटल शक्ति 4.0 मिशन, सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, थर्ड लास्ट टॉपिक है डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान। कौन चला रहा है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन चला रहा है भैया? राष्ट्रीय महिला आयोग। पर्पज क्या है इसका? महिलाओं को और गर्ल्स को, लड़कियों को और महिलाओं को साइबर और डिजिटल फील्ड में उन्हें क्या करना? स्किल डेवलपमेंट कराना। साइबर फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में, डिजिटल फील्ड में उन्हें डिजिटल एजुकेशन से जोड़ना, साइबर एजुकेशन से जोड़ना, साइबर स्किल से जोड़ना। अगला आईएमटी ट्राइलेट। आईएमटी का मतलब है इंडिया, एम का मतलब है मोजाम्बिक और टी का मतलब है तंजानिया। अफ्रीका के दोनों देश हैं, ईस्ट अफ्रीका के देश हैं, बिल्कुल ईस्ट कोस्ट में, मेडागास्कर के पास में है। मेडागास्कर आपने सुना होगा, एक देश का नाम है, इंडियन ओशियन में, अफ्रीका और इंडियन ओशियन के बीच में एक आइलैंड है, तो वहीं पर है मोजाम्बिक और तंजानिया। तो इंडिया का मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज है, जिसको नाम दिया गया है आईएमटी ट्राइलेट।
लास्ट है गरुड़ 7, वरुण, शक्ति, डेजर्ट नाइट। ये किसके मिलिट्री एक्सरसाइज हैं? इंडिया और फ्रांस के बीच में बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपका पूरा नवंबर का करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ सारे, चाहे वो साइंस का टॉपिक हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, उस जीएस के पार्ट को भी कवर किया और करंट अफेयर्स के पार्ट को भी कवर किया। ये अप्रोच होती है जो सही तरीके से आपको करंट अफेयर की स्टडी कराती है। इसी तरीके से जिससे आपका जीएस का कंप्लीट हो जाएगा, तो ज्यादातर करंट अफेयर 70% 80% आपके जीएस के पोर्शन को कंप्लीट करती है। इस तरीके से आपको जीएस पढ़ना होता है, जिससे आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, एसएससी का हो, आपको जीएस कभी भी बर्डन फील नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमने नवंबर का करंट अफेयर पूरा किया। इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर हम आपको समझाऊंगा, मैं आपको जीएस के साथ जोड़ के समझाऊंगा करंट अफेयर्स को, नवंबर के साथ पूरे जनवरी से लेके और दिसंबर तक का 2022 का। उसके बाद हम वीकली करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, जिससे हम दिसंबर के, अब दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर के बाद का वीकली करंट अफेयर्स भी आपका होता रहेगा। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आरबी रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन ग्रुप, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपके जो मटेरियल है, जो भी आपका फ्री कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास एसएससी एग्जाम्स के लिए 2022-23 के लिए बैच है, जैसे ऑफिसर्स बैच है। शुभम सर, आपको नाम आपने सुना होगा, इनके लिए बताने की किसी को जरूरत नहीं है। एसएससी का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो शुभम सर को जानता नहीं है, तो आप ऑफिसर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर केवल 1999 रुपए में आपके लिए 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। और आप ये जानते हैं एसएससी मतलब आरबी, एसएससी में होने वाले मोस्ट ऑफ द सिलेक्शंस आरबी से होते हैं। शुभम सर के कॉन्टेक्ट जितने भी होते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं के स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। इसके अलावा आपको 2000 बैच मिलेगा, जिसमें मैथ्स पढ़ाएंगे शुभम सर 899 रुपए में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा जीएस का बैच है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा, राधिका मैम पढ़ाएंगे, शिवम सर पढ़ाएंगे। एसएससी मतलब आरबी आप जानते ही हो, कोर्स फीस मात्र 799 रुपए आपको। हैप्पी राव सर का रीजनिंग का बैच है मात्र 299 रुपए में, और इंग्लिश का बैच है 599 रुपए में। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आरबी आपको एजुकेशन देता है, एसएससी के सारे और सारे वनडे एग्जाम्स की तैयारी करता है। ये आपका करंट अफेयर था मंथली जो है नवंबर मंथ का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखो।